को जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि भारत में विदेशी कंपनियों का विस्तार कैसे हुआ और किस तरह से शासक बनने की राह पर अग्रसर हो रहे थे। हमने देखा था कि जो यूरोपीय कंपनियां थी, विशेषकर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने भारत में व्यापार के साथ साथ शासक बनने का भी सपना देख रही थी। इस कड़ी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव ने किया तथा फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व डुप्ले ने किया। वहाँ तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि भारत के राज्य और विदेशी कंपनियों की सेना, यानी कि भारत में जो विदेशी कंपनियां थी वो अपने इतनी धनवान हो गई थी कि अपने देश के शासन में भी हस्तक्षेप करने लगी थी और उनके देश के राजा उनका पूरा समर्थन करते थे और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वे अपने देश से सेना भी बुलाने लगे। तो भारत के राजा और नवाब अपना अपना राज्य बढ़ाने में एक दूसरे पर सदैव हमला करने के फिराक में लगे रहते थे। इनमें सदैव उत्तराधिकार संबंधी युद्ध होते रहते थे। वे विदेशी कंपनियों की सेना की मदद लेने में भी नहीं संकोच करते थे। यदि कंपनी किसी राजा या नवाब का साथ देने को तैयार हो जाती और अपनी सेना लड़ने के लिए भेज देती तो राजा या नवाब की शक्ति में वृद्धि हो जाती और नवाब या राजा की उस युद्ध में विजय हो जाती, जीत हो जाती। इसके बदले में राजा या नवाब कंपनी को अधिक मात्रा में धन तथा राज्य का एक बड़ा इलाका कंपनी को उपहार के रूप में दे देते थे, जो कंपनी के व्यापार को बढ़ाने में बहुत ही सहायक होता था। भारत में ज़मीन लेकर कंपनियां अपनी अपनी कोठियों का निर्माण करके किलाबंदी करने लगी। भारत में एक दूसरे से कई युद्ध भी लड़े। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य अपने वर्चस्व को लेकर दक्षिण भारत के कर्नाटक के क्षेत्र में सन 1746 से 1763 ईस्वी के मध्य 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए, जिसे कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है या कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें फ्रांसीसी अंग्रेज़ों से परास्त हो गए अर्थात हार गए और केवल व्यापारिक कार्यों तक ही अपने को सीमित कर लिया। अब हम लोग कर्नाटक के युद्ध के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 18वीं शताब्दी के मध्य में अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए कर्नाटक के भूभाग पर सन 1746 ईस्वी से 1763 ईस्वी के मध्य 3 युद्ध हुए, जिसमें फ्रांसीसियों की हार व अंग्रेज़ों की विजय हुई। इसलिए इसे कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। अब हम लोग कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बारे में देखेंगे, जो सन 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी के मध्य लड़ा गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है उत्तराधिकार का युद्ध था। उत्तराधिकार के इस संघर्ष में पांडिचेरी के गवर्नर डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों की जीत हुई। अपने दावेदारों को गद्दी पर बैठाने के बदले उन्हें उत्तरी सरकार का क्षेत्र प्राप्त हुआ, जिसे फ्रांसीसी अधिकारी बुस्सी ने 7 साल तक शासन व्यवस्था को नियंत्रित किया। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो 1749 ईस्वी से 1754 ईस्वी के मध्य लड़ा गया। प्रथम युद्ध में फ्रांसीसियों की विजय अधिक दिन तक नहीं रह पाई, क्योंकि 1751 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने, जो अंग्रेजी सेना का जो सेनापति था, के नेतृत्व में ब्रिटिश शक्ति ने युद्ध की समस्त परिस्थितियों में उलटफेर कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश शक्ति ने 1 साल बाद ही उत्तराधिकार हेतु फ्रांसीसी समर्थित दावेदारों को पराजित कर दिया। अंत में फ्रांसीसियों को ब्रिटिश के साथ पांडिचेरी की संधि करनी पड़ी। कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो है 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी के मध्य लड़ा गया। यह 1756 ईस्वी में प्रारंभ हुए सप्तवर्षीय युद्ध का अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हो गया। अंग्रेज़ों का व्यापार व राजनीतिक एकाधिकार पूरे भारत पर स्थापित हो गया।
फ्रांसीसी केवल व्यापारिक कार्य तक ही अपने आप को सीमित कर लिया। तो इस प्रकार देखते हैं कि कर्नाटक युद्ध द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मजबूत हो गई और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापारिक कार्य तक ही सीमित हो गई। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि राजा और नवाब अंग्रेज़ों से अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे। राजाओं और नवाबों को अंग्रेज़ों से खतरा, कंपनी को भेंट देने और उसकी सेना का खर्चा उठाने में भारतीय राजाओं और नवाबों पर बहुत बोझ पड़ने लगा। राजा या नवाब व्यापार के खिलाफ नहीं थे, लेकिन राज्य में किसी और की सैनिक शक्ति में वृद्धि हो वे उसके खिलाफ थे। भारत के राजा या नवाब अंग्रेज़ों के बढ़ते सैन्य शक्ति से भयभीत होने लगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय राजाओं के राज्य से फ़ायदा उठाना, कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी कंपनी के व्यापार की आड़ में वे निजी व्यापार करने लगे। वे अपने माल को कंपनी का माल बताकर कर देने से बच जाते थे। इस प्रकार कंपनी के साथ साथ कंपनी के कर्मचारी भी धनवान होकर भारत से अपने देश लौटते थे। कंपनी उपहार में मिले इलाकों के किसानों से ज़्यादा लगान वसूल करती थी। यदि कोई राजा या नवाब इस बात का विरोध करता तो उस व्यक्ति को पद से हटाकर जो व्यक्ति उनके व्यापार व राज्य विस्तार में कोई प्रतिबंध न लगाए उसे राजा या नवाब बना देते थे। इस प्रकार कंपनी व्यापार के द्वारा भारत में शासक बनने की राह में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही थी। इसी कड़ी में प्लासी का युद्ध जो बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, जिसने अंग्रेज़ों की भारत में शासक बनने की राह में अहम भूमिका निभाई। सन 1756 में बंगाल के नवाब अली वर्दी खां की मृत्यु होने पर उसका पौत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सत्ता संभालते ही उसे घरेलू और बाहरी शत्रुओं का सामना करना पड़ा। नवाब के विरोधियों में धनी सेठों का प्रमुख योगदान था। इसी का फ़ायदा उठाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब के विरोधियों की साजिशों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। इस समय यूरोपीय कंपनियां शाही फरमान द्वारा दी गई व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर कलकत्ता स्थित अपनी बस्तियों का किलाबंदी करने लगी। सिराजुद्दौला ने उनकी सैन्य तैयारियों पर रोक लगाने हेतु आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। जब इस घटना का समाचार मद्रास, जिसे वर्तमान में चेन्नई कहा जाता है, पहुंचा, तब लॉर्ड क्लाइव एक नौसैनिक बेड़े के साथ कोलकाता पहुंचकर पुनः कोलकाता पर अधिकार कर लिया। इसके अंतर्गत नवाब और अंग्रेज़ों के मध्य अलीनगर की संधि 9 फरवरी सन 1757 ईस्वी को हुई। इस संधि के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में बिना चुंगी अर्थात कर दिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। अंग्रेज़ों का सेनापति लॉर्ड क्लाइव इस संधि के बाद बंगाल में साम्राज्य स्थापित करने के लिए योजना बनाने लगा। नवाब के विरोधियों से साठगांठ करके योजना को अंतिम रूप देने में लग गया। इस कड़ी में नवाब का सेनापति मिर्जाफर, जो स्वयं बंगाल का नवाब बनना चाहता था, विश्वासघात करके अंग्रेज़ों से जा मिला, जिसका अंग्रेज़ बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अंग्रेज़ों ने उसे नवाब बनाने का वचन दिया। इस षड्यंत्र में राय दुर्लभ, जगत सेठ और अमीर चंद नामक व्यापारी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए शामिल थे। लॉर्ड क्लाइव ने कूटनीति के तहत सिराजुद्दौला पर संधि की शर्तों का उल्लंघन का आरोप लगाकर उसे दंडित करने हेतु एक बड़ी सेना लेकर बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर कूच कर दिया, अर्थात चल दिया। जवाब में नवाब ने भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गया। सन 1757 ईस्वी में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला तथा क्लाइव की सेनाओं का आमना सामना हुआ।
नवाब के सेनापति मिर्जाफर के विश्वासघात के कारण यह युद्ध लॉर्ड क्लाइव बिना लड़े ही जीत गया। सिराजुद्दौला बंदी बना लिया गया और मिर्जाफर के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। अंग्रेज़ों ने मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का निश्चय किया। सन 1760 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने मिर्जाफर को गद्दी से उतारकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। पुनः अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हटाकर मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। इससे अपमानित होकर मीर कासिम ने अपनी सेना संगठित करके अंग्रेज़ों से युद्ध किया, परंतु युद्ध में हार गया। भागकर अवध में शरण लेने को विवश हुआ। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुग़ल बादशाह शाह आलम के साथ उसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध गठबंधन कर लिया। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो प्लासी का युद्ध है, इस युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय हुई और वहाँ का जो शासक था सिराजुद्दौला, उसकी हार हुई और उसकी हार का कारण उसका सेनापति मीर जाफ़र और उसके विश्वास पात्र जो व्यापारी थे उनके विश्वासघात करने के कारण हुआ। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि कर्नाटक का युद्ध जो 1746 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक चला और कर्नाटक का युद्ध जो है 3 चरणों में बटा हुआ था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी में लड़ा गया के मध्य लड़ा गया। द्वितीय युद्ध जो है 1749 से 1754 ईस्वी के मध्य लड़ा गया। तृतीय युद्ध जो है 1756 से 1763 ईस्वी के मध्य लड़ा गया और प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में लड़ा गया और अलीनगर की संधि जो है 9 फरवरी 1757 ईस्वी तक लड़े गए। इस प्रकार इस वीडियो की ये मुख्य बातें थी। तो आज के लिए बस इतना ही। सबको जय हिंद।